नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक भारत का परिचय, पाठ 3, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका हेडिंग है सिक्के। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोद कर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या धातु मुद्रा सिक्का चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे, ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सके। ऐसी अनेक निधियाँ जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं, बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में भी ढाले गए सिक्के भी हैं। देश के अनेक भागों में मिली हैं ये निधियाँ अधिकतर कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूँकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक राज किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गईं। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियां उपलब्ध हैं, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अब भी बाकी ही है। हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछेक प्रतीक मिले हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथि का भी उल्लेख है। इन सिक्कों के उपलब्धि बतलाते हैं कि उन स्थानों में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है, विशेषतः उन हिंदू यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे और उन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली का जो उत्तरी अफगानिस्तान से चूंकि सिक्कों का काम दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियां, व्यापारिक संघों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नावस्था
सूची होती है। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्लेटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। इन सबसे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषतः मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब ही बढ़ा। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं। इससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य स्थिर हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं, जिनसे तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश पड़ता है। अभिलेख सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के लेख हैं। अभिलेख सिक्कों से भी अधिक महत्व के हैं अभिलेख। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुराशिल्पी शास्त्र, पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में से इस काम में ताम्रपत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भी भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और ये ईसा पूर्व 3वीं सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी से होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं, परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों की घटनाक्रम सूचियां प्रकाशित हुई हैं, फिर भी 50,000 से भी अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके। ये संभवतः ऐसी किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिनमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उसके कुछ शिलालेख खरगोष्ठी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थीं, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत के भिन्न
प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का भी प्रचार रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही। यदि ब्राह्मी इसकी विभिन्न शैलियाँ का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेखविद ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है। परंतु इसके बाद इस लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया और इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व की हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। देश के सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे हैं ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उसने उन्हें दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया, पर कोई भी पंडित नहीं पढ़ पाया। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। अभिलेखों के अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचियां रहती हैं। अशोक के शिलालेख इसी कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव और आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां आती हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान तो है, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का भी कोई जिक्र नहीं है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इस कोटि का उदाहरण है। इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान अभिलिखित हैं। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमि विशेष महत्व के हैं क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भूव्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। ये अभिलेख अधिकतर ताम्रपत्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण है। ये विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। तो पाठ 3 का आज हम दूसरा भाग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।